नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार की नई सरकार ने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही इस बात को लेकर के फैसला किया था कि हम एआई मिशन को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि बिहार इस देश में विभिन्न राज्यों से विभिन्न मुद्दों पर निश्चित तौर पर पिछड़ गया होगा, ये हम सब समझ रहे हैं। लेकिन एआई का जमाना है। एआई के यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बिहार बाकी राज्यों से ना पिछड़े, इस बात को लेकर के पहले कैबिनेट में चर्चा किया गया था। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आज भी बिहार में तकरीबन अगर देखा जाए तो 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। शहरी दर इस देश में किसी भी राज्य का सबसे कम है तो वह बिहार है। तो जाहिर सी बात है, यहां से यह पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं ना कि आराम से कि बिहार में कृषि और उससे संबंधित गतिविधि पर सबसे अधिक जोर दिया जाता होगा। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार की जो पूरी अर्थव्यवस्था है ना, और इसको आप राजस्व से भी जोड़ दीजिए कि राज्य सरकार की राजस्व का जो कलेक्शन है वह सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर निर्भर रहता होगा। अब जरा एग्रीकल्चर की बात कीजिए। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है किसानों का जो उसका प्रयोगशाला जो है ना वो खुले मैदान में है कि अगर फसल तैयार है और हुआ कि अब 3 दिन बाद कटाई कर ली जाएगी, लेकिन ओलावृष्टि हो गया, बाढ़ के समय में बाढ़ आ गया, किसी भी तरह के तूफान आ गए, तो वो प्रयोगशाला कहाँ है? खुले मैदान में, पूरा फसल बर्बाद। तो कुल मिलाकर के समझिए, तो जो राज्य कृषि प्रधान हो, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर हो, अगर वहां कृषि भी चौपट हो जाए, फिर वो राज्य कैसे आगे बढ़ सकता है? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के मैंने कहा कि एआई पहले कैबिनेट में बात किया गया था और अब बिहार सरकार उस कदम को बढ़ाते हुए कह रही है कि हम एआई के माध्यम से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे। और मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करके उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो उसके अंतर्गत कहा गया कि यह मामला कुल मिलाकर के 15 दिन का होगा। यानी कि अगर रख लेते हैं, जैसे कि अप्रैल का महीना अब हम लोग आने वाले हैं अप्रैल में, तो 1 अप्रैल से ही मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। 1 अप्रैल को यह जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि 15 अप्रैल तक कैसा मौसम राज्य के अंतर्गत हो सकता है। अब 15 दिन का आपके पास समय है, ठीक है। मान लेते हैं कि यह तय किया जाए कि 10 से 15 अप्रैल तक भारी बारिश के आसार है, ओलावृष्टि भी हो सकता है। तो किसानों के पास ये पूरा मौका होगा कि अपने फसल को लेकर के वो व्यवस्था कर ले कि किस तरह से काम करेंगे, कटाई करना है, बुआई करना है, भंडारण कहीं रखना है, यानी कि आपके पास समय है अब, है ना। तो ये 15 दिन के पूर्वानुमान को लेकर के बात किया गया है। अब इसमें निश्चित तौर पर जैसे ही एआई की बात की गई है और एआई से बात किया गया है मौसम, तो जाहिर सी बात है, एक बात तो आप समझ गए होंगे ना कि बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के ये संभव हो नहीं सकता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर यहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी को हम ऐड करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और स्पेस में आप क्या कीजिए, एआई को जोड़ दीजिए, ठीक। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगा और उसका एआई से विश्लेषण करना और उसके आधार पर यह जानकारी पहुंचा देना, और किसान उसके आधार पर काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार को लेकर के ये बातें अब की जा रही है। अब क्या क्या इसके अंतर्गत टाइमलाइंस होगा, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। 15 दिनों का आपको एडवांस अलर्ट मिलेगा। अब देखिए, केवल एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा भी आएगा, उस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा। फिलहाल एग्रीकल्चर के हिसाब से समझिए, चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। 15 दिनों का आपको एडवांस अलर्ट होगा, तो आपके पास समय है, आप अपना सुरक्षा कवच जो है वो तैयार कर सकते हैं। यानी कि डे 15 की अगर बात किया जाए तो एआई अलर्ट जो है वो सक्रिय हो जाएगा। यहां पर डे 12 तक देखे जाएंगे तो यहां पर जानकारी मिल गया कि भैया ओलावृष्टि होने वाला है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मिल गया ओलावृष्टि की। तो अब यहां से 2-3 दिन समय तो चाहिए कि सरकार तैयार करे योजना इन सब चीजों को लेकर के, और वह देखें कि बिहार के किस क्षेत्र में ज्यादा ओलावृष्टि हो सकता है। वह गंगा के उत्तरी मैदान में हो सकता है, गंगा के दक्षिणी मैदान में जा सकता है, मगध वाले हिस्से में होगा, भोजपुर बेल्ट में होगा, मिथिला में होगा, मिथिला में भी अगर सीमांचल में या इधर भागलपुर रेंज में होगा, कहां होगा। तो बिहार के कई भाग हैं और इन सब पर देखेंगे इनका ना, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो स्पष्ट तौर पर यह बिहार बटा हुआ है।
है ना। तो कुल मिलाकर के यहां पर यह तय कर लिया जाएगा पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर 12 दिन समय रहते हुए कि कैसे इस योजना को जमीन पर उतारना है। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर 7 दिन रहते हुए यहां से आगे काम बढ़ेगा तो 7 दिन फिर भी है, किसानों को फसल कटाई के लिए और बचाव के लिए पूरा समय मिल जाएगा। इतना समय पर्याप्त होता है कि आप 7-8 दिन में यह काम कर सकेंगे। अब जब ये मान लेते हैं तूफान, ओलावृष्टि जो भी है वो नजदीक आ रहा है, तो 2 दिन पहले तक अब हमारे लिए ये फसल बच चुका है, हमारा जो सबसे अभी ज्यादा दिक्कत होता है बिहार में, भंडारण कर चुके हैं। अब यहां पर जब जो आपदा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत आपदा हो, आपदा में सबसे बड़ी समस्या होता है कि जो लोग हैं जो उससे ग्रसित हैं उनको कैसे राहत कार्य दिया जाए और जो बच गए हैं उनको बचाया कैसे जाए। जो क्षति हुआ है राहत कर, बाकियों को बचाइए और समय पूर्व बचा लीजिए तो ज्यादा अच्छा। तो एआई आएगा तो आप समय पूर्व बचाने की कोशिश करेंगे, आपको पता है कि आगे चल के खतरा हो सकता है। तो जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए, और बिहार से ज्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई इस बात को जानता होगा, क्योंकि बिहार इस देश का सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होने वाला राज्य है। तो जाहिर सी बात है बिहार में हर साल ये रूटीन प्रैक्टिस होता है कि यहां पर लाखों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है और फिर बाढ़ के बाद 2-3 महीना बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। तो इस प्रक्रिया को सही से किया जाए, और आपदा का दिन जब आएगा, ओलावृष्टि होने वाला है, तेज आंधी तूफान बारिश होने वाली है, आप पूरी तरह से तैयार है ना। आप सरकारी स्तर पर तैयार हैं, आप जो है यहां पर अपने आर्थिक बचाव भी कर लिया, आपने नागरिकों को भी बचा लिया, और अब यहां पर आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के कैसे होगा, अब इन सब चीजों को लेकर के ऐतिहासिक डेटा लिया जाएगा। ऐतिहासिक डेटा कहने का मतलब है कि 50 वर्षों में यह देखा जाए कि अगर हम ये देखते हैं कि अगस्त का महीना, जो हिंदी में कहते हैं कि आषाढ़ का महीना, अब आषाढ़ के महीना में, अगस्त के महीना में बिहार में बाढ़ की समस्या सबसे अधिक होता है। एक तो जो सदाबहार नदियां हैं वो उफान पर रहती ही है ना, क्योंकि वो हिमालय से आने वाली तमाम नदियां हैं, और बिहार के उत्तरी मैदान जो मिथिला का क्षेत्र है वहां पर वो नदियां पहले से पानी रहता है, वहां से और बारिश के समय आया तो जलस्तर बढ़ेगा। ठीक, दक्षिण में जो नदियां हैं, चाहे वो आप देखेंगे सोन नदी की बात करेंगे, पुनपुन की बात करेंगे, फल्गु नदी जो सूखी हुई रहती है उसमें भी पानी रहता है, तो कुल मिलाकर के तमाम नदियां जो है वह भर जाएगी। तो अगस्त का अगर देखते हैं तो अगस्त के महीने में बाढ़ की सबसे बड़ी विडंबना देखने को बिहार में मिलता है, प्रत्येक वर्ष ये कहानी है। अब यहां पर यह कर लिया जाए कि ऐतिहासिक डेटा, मैंने कहा हिस्टोरिकल डेटा के अंतर्गत हम क्या करेंगे, 50 साल का आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आप 2026 से पीछे चले जाइए। आप देखिए कि 1975 के बाद क्या स्थिति रहा है बिहार के अगस्त महीना में, या 2-3 महीना आप आसपास भी ले लीजिए। तमाम नदियों का डेटा, जल स्तर का इकट्ठा करिए। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, तो देखिए कि कोसी नदी जो है किस स्तर पर कार्य कर रही है। कोसी का एरिया आप जानते हैं ना, कोसी का एरिया जो है ये वाला है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो सीमांचल मिथिला वाला क्षेत्र ये है। तो कोसी किन किन डिस्ट्रिक्ट पर ज्यादा प्रभाव कर रहा है, क्या वो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया इस क्षेत्र को ज्यादा परेशान करता है? तो यहां पर बचाव कार्य ज्यादा चाहिए, यहां पर खेती के लिए ज्यादा आपको जो है योजनाएं बेहतर करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, सरकार को बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये 50 साल का डेटा आप निकाल सकते हैं, और एआई एल्गोरिथम का विश्लेषण हो, आंधी तूफान और साइक्लोन की सटीक जानकारी मिल जाएगा, और इन तमाम चीजों के आधार पर 2 सप्ताह 15 दिन आपके पास है, तो आप अपने न्यूनतम नुकसान को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना कम से कम नुकसान होगा वो कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए एक बहुत बेहतर, आप कह सकते हैं कि तकनीक का उपयोग हो सकता है। अब यहां पर जरा चर्चा करते हैं तकनीकी महाशक्ति के तौर पर 3 साल के गहन शोध का यह परिणाम है। ऐसा नहीं है कि आनन फानन में ये डिसीजन कैबिनेट में ले लिया गया हो, इससे पहले बहुत पर्दे के पीछे काम चला है, क्योंकि लगातार बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आते रही हैं, तो इस वजह से परेशानी रहा। इसमें बिहार मौसम सेवा केंद्र, अब जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं वो एक्टिव हो जाइए। तो जरा कुल मिलाकर के यहां से आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि 15 दिन पहले एआई को हम यहां पर शामिल कर रहे हैं, क्या यहां पर फ्रेमवर्क है उसको देखिए, और यहां पर मुख्य रूप से बीएमएसके बिहार मौसम सेवा केंद्र और एसएससी इसरो, तो इसरो एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो का है, ये दोनों मिलकर के साथियों ये काम कर रहे हैं। क्लियर? अब प्रश्न बनेगा बीपीएससी में कि एआई के माध्यम से 15 दिन पूर्व ही मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए
किन संस्थाओं ने मिलकर के कार्य किया है? बीपीएससी में प्रश्न आ गया। और यहां पर दे दे बिहार मौसम सेवा केंद्र, SAC इसरो, दूसरा दे दे BMSK और IMD, तीसरा दे दे इसरो और IMD, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसमें टिक मारेंगे? BMSK बिहार मौसम सेवा केंद्र और SAC इसरो। क्लियर है? ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ये इन्वायरमेंट का टॉपिक हो गया, आपदा से जाकर के जुड़ेगा, बाढ़ वगैरह से। और दूसरा टॉपिक क्या हो गया? साइंस टेक से जाकर के जुड़ गया, AI से। और तीसरा क्या हो गया? करंट का इशू आ गया। तो देखिए मल्टी डायमेंशनल हो गया ना, यही पकड़ लेना है। जहां पर मल्टी डायमेंशनल हो जो टॉपिक, बस समझ लीजिए ये पूछा जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के इसको आप लोग तैयार करके चलेंगे। एक चीज हो गया, समझ गया। अब आप यहां पर देखिए, ये प्रेडिक्टिव इंजन है, यानी कि AI का विश्लेषण केंद्र है। वही सब जो 50 साल का मैंने डेटा वगैरह कहा, इन सब चीजों को इकट्ठा किया जाना। निदेशक इसके जो हैं वह नीलेश M देसाई, उनके नेतृत्व में 3 वर्ष का अध्ययन हो रहा है। ये इस विश्लेषण केंद्र पर काम चल रहा है। किन किन चीजों को लेकर के काम किया गया? तो सबसे पहले देखा गया ना कि यहां पर क्या क्या हो सकता है, बिहार में कैसे चीजें हैं जो आपदा जिससे बिहार प्रभावित होता है। देखिए बाढ़ सबसे ऊपर सीना तान के बैठा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा बिहार सबसे अधिक बाढ़ को झेलने वाला स्टेट है। इसके अलावा ठनका, ये बहुत बड़ी बात है बिहार में। अब कहेंगे ठनका क्या होता है? यानी कि बिजली, आकाशीय बिजली गिरना। क्यों इसका ज्यादा प्रकोप होता है? मैंने पहले भी कहा बिहार के पास एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि योग्य भूमि है ना, तो लोग खेती करने में ज्यादा जाते हैं। अब जब किसान खेत में काम कर रहे हैं, तेज आंधी तूफान बारिश हुआ, तो अगर आकाशीय बिजली आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को क्षति हो सकता है। और बिहार में हर साल ठनका गिरने से, आप अखबार में न्यूज पढ़ते होंगे, हजारों लोग मरते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको दूसरा पर शीतलहर, पिछले 2-3 साल से बिहार में शीतलहर लगभग वैसा है जैसा कि जम्मू में है। इस बार भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि भागलपुर का साबौर जो जगह है वहां पर टेम्परेचर ठीक जम्मू के बराबर है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक गया था। ऐसा ही गया जी में भी टेम्परेचर इतना ही कम चला गया था। तो कुल मिलाकर के बिहार एक ऐसे स्टेट में निकल करके सामने आ रहा है जहां पर शीतलहर तेजी से फैलता जा रहा है। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है? भूकंप, निश्चित तौर पर बिहार जिस एरिया में पड़ रहा है, हिमालय के नीचे, तो अब देखेंगे चाहे वो नेपाल, आप देखिए नेपाल में किस स्तर का भूकंप आया था, वैसा ही अब चूंकि नेपाल में झटका लगेगा तो बिहार को झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट के वजह से आप देखेंगे ना, तो ये पूरा एरिया जो हिमालय का है, चाहे अगर आप उसमें नेपाल वाला ऊपरी हिस्सा देखेंगे, आप बिहार का हिस्सा देखेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप भूटान में जाइए, आप सिक्किम में जाइए, आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जाइए, ये पूरा एरिया जो हिमालय का ऊपर से पड़ता है ये भूकंप वाले क्षेत्र में आता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर इसका खतरा है। और आंधी तूफान, निश्चित तौर पर अगर बारिश वगैरह है तो आंधी तूफान और साइक्लोन की स्थिति भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इन सब चीजों की स्टडी यहां पर किया गया, उसके आधार पर यह देखा गया है कि कैसे चीजों को मिनिमाइज किया जाए। अब देखिए, पारंपरिक अनुमान से सटीक भविष्यवाणी तक का सफर। आपने स्वदेश फिल्म देखा है साथियों? स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान कहां पर काम करते हैं? नासा में। तो जब वो अपने गांव आते हैं तो गांव के एक बुजुर्ग उनसे पूछते हैं कि बबुआ नासा में कौन सा काम करते हो? तो क्या कहते हैं वो? गांव के लोग को समझा नहीं पाते हैं वो, तो कहते हैं कि मैं सैटेलाइट देखता हूँ। वो समझ नहीं पाते, अरे क्या कहना चाहते हो? तो दादी अम्मा होती है, वो समझाती है कि ये मौसम वगैरह का हाल बता देता है, देखो का। तो दादाजी मजाक में कहते हैं, व्यंग्य करते हुए, अच्छा मौसम ये अपना तो फलनवा भी कर लेता है मौसम, बताओ रे आज वर्षा होगा कि नहीं? आकाश में देख को बताता है क्या आज बारिश नहीं होगा। ये क्या था? ये पारंपरिक अनुमान है, इसलिए कहानी सुनाया हूं। पारंपरिक अनुमान, हमारे घर के बुजुर्ग वगैरह को देखते होंगे, वो आसमान में देखते हैं या देखते हैं पछुआ चल रहा है, गांव में सुने दादाजी ना, आई पछुआ चले छे, आई ठंडा आई तो ठीक, या बारिश। अभी देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम लोग जिसको कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। अब यही सारी चीजें पूर्वानुमान के माध्यम से उन्होंने देखा है, सुना है, समझा है ना, कि ऐसा ही होता है अगस्त के महीने में, ऐसा ही फगुआ में हो जाता है। तो पारंपरिक अनुमान क्या होता है कि फेल भी होता है। अब उसके आधार पर आप अपना खेती का बुआई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, और वो अनुमान फेल हो गया। मौसम कितना बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है आज के समय में आप पारंपरिक अनुमान के भरोसे अपने किसानों को तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको एक सटीक फोरकास्टिंग की आवश्यकता है,
और इसके लिए अगर एआई है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो इन्हीं चीजों पर यहां पर जोर दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए कहा गया है, अब मापदंड क्या क्या रखा गया है, पारंपरिक प्रणाली क्या होता था और एआई आधारित प्रणाली क्या होता है। जो लोग मेंस लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोग मेंस लिखने वाले हैं, जो लोग इंटरव्यू देंगे, आपके लिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। चूंकि बिहार में आपदा से प्रश्न भर भर के पूछा जाता है, एक बार भी मेंस में दिखाइए जब ना पूछा गया हो, तो उसमें कैसे आप बच सकते हैं, ये स्लाइड आपका काम आएगा। कि अलर्ट का समय अगर बताएंगे तो जो पारंपरिक प्रणाली 1 से 2 दिन पहले होता था, अब 1-2 दिन पहले जाहिर सी बात है आप देखेंगे ना कि आसमान में बादल लगा है तो हाँ 1-2 दिन बारिश हो सकता है, लेकिन यहाँ 15 दिन पहले पता चल जाएगा कि बारिश होने वाला है, तूफान आने वाला है, तो आप तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास तैयारी का समय नहीं मिलेगा। तकनीक क्या है, बेसिक रडार मॉडल पर पहले काम करते थे, अब हमारे पास स्पेस जो है इसरो की मदद से हम ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्पेस सेटेलाइट है, प्लस उसमें डेटा का विश्लेषण जोड़ दीजिए, एआई का काम सटीकता पर आ जाएगा। सामान्य क्षेत्र का अनुमान लगाते थे, इसमें सटीक और लक्षित बता सकते हैं कि हाँ पूर्णिया में ये होने वाला है, या भागलपुर जो प्रमंडल है यहां पर बारिश होने वाली है, या गोपालगंज के एरिया में तूफान आ सकता है, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सटीकता चाहिए। और कार्रवाई की प्रकृति क्या होगी, प्रतिक्रियाशील होता था। प्रतिक्रियाशील कार्रवाई कहने का क्या तात्पर्य हुआ, बाढ़ आया तो बचा रहे हैं, तूफान आने पर बचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारी कोशिश ये रहती थी आपदा प्रबंधन में कि राहत कार्य कैसे मुहैया करा जाए। समझिए यहां पर क्या है, सटीक और निवारक है। निवारक कहने का तात्पर्य यहां पर हो गया कि हम जिस कारण के वजह से ये बाढ़ तूफान वगैरह आ सकता है उस कारण को ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना भाई। समझ में आ रहा है कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, बारिश हो रही है, तो किन किन हिस्सों में पिछले 50 साल में बांध टूटा है। अगर आपको लगता है कि कोई चौर वाला एरिया है, जैसे बिहार में चौर बोलते हैं ना कि बांध वहां टूट जाता है, तो आप बांध को पहले से मजबूत कर दो, आप रातों में निगरानी बढ़ा दो वहां पर, यही तो होता है वहां पर। तो कुल मिलाकर के ये सक्रिय होगा और निवारक होगा, तो आप आने ही नहीं दोगे आपदा को, आप वहीं से आपदा से लड़ लोगे। तो कुल मिलाकर के आप तैयार भी थे और आपदा से बच भी गए। तो ये फायदा यहां पर है। मेंस में अच्छे से काम में इसको लिखिएगा। अब चलिए, प्राकृतिक आपदाओं के विरोध एक अभेद्य रक्षा कवच बनाने की यहां पर बिहार को लेकर के बात की जा रही है, जिसमें आंधी तूफान, साइक्लोन, बाढ़, भूकंप, शीतलहर, ये सभी जो है गंभीर परिस्थितियां पहले ही पूर्वानुमान हो जाएगा। राज्य प्रशासन बड़े पैमाने पर होने वाला जो अभी तक जान माल की नुकसान होता है उसको टालने में सक्षम हो जाएगा। द्वितीय स्तंभ है किसानों के लिए वरदान, जान और फसल दोनों की सुरक्षा। मैंने अभी पहले कहा कि खेत में काम करते हुए ठनका गिर गया, यानी कि बिजली गिरना जिसको कहते हैं, और इस वजह से बिहार में बहुत सारे किसानों की साथियों मृत्यु होती है हर साल, हम जानते हैं। अब क्या होगा, पूर्व चेतावनी होगा, तो आपको पता है इस समय आप जाएंगे ही नहीं, पहले से कवच आपने तैयार कर लिया, तो जाहिर सी बात है आपका जान बच जाएगा। इसके अलावा बेमौसम बारिश या तूफान से 15 दिन पहले सतर्क होकर किसान अपनी फसल को और सुरक्षित तरीके से बचा सकते हैं। अभी कैसे स्थिति बन गया है, जो सोचिए बिहार में भी टेम्परेचर, आप लोग बताइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कितना डिग्री टेम्परेचर गया है। जो मेरा अपना जो मैं न्यूज वगैरह में देखा हूं, चूंकि मैं तो यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, बिहार में तो रहता नहीं, तो अभी जो कुछ समय पहले मैं बिहार गया था होली में, तो मैं देखा था कि उस वक्त 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। और ये उसी वक्त होली में कहा गया, जो 8-10 मार्च के आसपास था ना, कि 8-10 मार्च के बाद तेजी से पर डे 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ना टेम्परेचर बिहार में शुरू होगा, और मार्च में उतनी गर्मी बिहार में हो जाएगी जितनी कि मई के महीनों में देखने को मिलता है। यही विश्लेषण था, आईएमडी ने यह विश्लेषण दिया था। क्या हुआ, अचानक से मौसम ने करवट लिया और ये 38 डिग्री तक सेल्सियस चला गया। ये बात सही था, आईएमडी गलत नहीं था, ये सही था। मई जैसा गर्मी होना शुरू हुआ था, अचानक से क्या हो गया, टेम्परेचर गिर गया, है ना। लोग ठंड के कपड़े रख दिए थे, फिर से निकालना पड़ गया, बारिश शुरू हो गई। अभी देखिए बिहार के विभिन्न शहरों में पानी का, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गया है। आप लोग बताइएगा बिहार के किस शहर से हैं, बारिश हुआ है कि नहीं आपके शहर में, और पानी की समस्या हो गई कि नहीं, यानी कि पानी जल जमाव हो गया है कि नहीं, वाटर लॉगिंग, तो ये चीज देखने को मिला है। इन सब चीजों से आप पहले से तैयार हो सकते हैं और इनसे लड़ सकते हैं। अब तृतीय स्तंभ यानी कि थर्ड पिलर की बात किया जाए, सैटेलाइट से भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित आयोजन, ये महत्वपूर्ण है। यही मैंने कहा था कि कृषि वगैरह के अलावा, आपदा के अलावा एक और सेगमेंट है जिस पर मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए, बिहार की आबादी की चर्चा कीजिए। बिहार सर्वेक्षण 2023 में जो हुआ था उसके आधार पर तकरीबन देखा जाए तो बिहार की आबादी आप 13 करोड़ प्लस ले सकते हैं, ठीक है, 13 करोड़ प्लस लेकर के चलिए, और ये आबादी बढ़ता ही जा रहा है। ये 2023 का डेटा है, अब 2027 में सेंसस होने वाला है ना।
तो जाहिर सी बात है ये आप मान के चलिए ना कि 15 करोड़ के कुछ आसपास हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं 15, चूंकि 13.5 के आसपास तो है, ये 14 हो सकता है। ठीक, मान लेते हैं एक राउंड फिगर हम 15 करोड़ के आसपास रखते हैं। अब हो क्या रहा है, भीड़ नियंत्रण पर ध्यान दीजिए। कुंभ का मेला आपने देखा, विभिन्न आयोजन देखे। बिहार में वो गांधी मैदान जो है वहां पर पुष्पा मूवी का टीजर रिलीज किया गया था, अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना आए थे, देखा था। भीड़ याद है किस लेवल तक का भीड़ हुआ था। बिहार में चुनाव के समय किस लेवल का भीड़ होता है, छठ पर्व में, होली के दौरान, दीपावली के दौरान, दुर्गा पूजा में। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, क्षेत्रफल कम है। तो बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तकरीबन 1100 समथिंग है ना। तो कुल मिलाकर सोचिए कि 1100 लोग अगर 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं तो किस लेवल का आपको भीड़ नियंत्रण करना पड़ेगा। और मेला आयोजन हुआ तब तो और ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों के लिए भी इस एआई पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जिस एरिया में खतरा लग रहा है वहां पर तत्काल पुलिस की तैनाती की जा सकती है। चाहे छठ पूजा या बड़े आयोजन हैं, वहां पर भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है। जो अनहोनी या भगदड़ हो सकता है उसको रोकने के लिए सैटेलाइट डेटा का यूज किया जा सकता है और इन सब में एआई की मदद ली जा सकती है। अब सतत निगरानी का मतलब क्या है, लगातार नजर रखना, है ना। यानी कि 15 दिन में चेक कर लिए फिर 2 महीना बाद चेक करेंगे, नहीं, लगातार फॉलो करते रहना कि क्या पैटर्न है और रियल टाइम एयर क्वालिटी ट्रैकिंग करते रहना। साथियों, आज जिस दुनिया में हम हैं और खास करके भारत को लेकर के बात की जाती है, AQI की सबसे अधिक चर्चा की जाती है। क्या होता है AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, अब दिल्ली की बात करेंगे तो आप जान ही रहे हैं कि लगभग 500 के आसपास ये पहुंच चुका था। हम लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने एक निर्णय में कि दिल्ली में रहने का मतलब है गैस चैम्बर में रहना। आप खुश हो रहे होंगे क्या कि दिल्ली में ये समस्या है? नहीं, बिहार की बात कर लीजिए। बिहार के अधिकांशतः शहर जो है वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, खराब नहीं बहुत खराब है। दिल्ली इसीलिए चर्चा में रहता है कि देश की राजधानी है, तमाम मीडिया चैनल हैं, एक बार बदनाम हो चुका है वायु प्रदूषण के लिए, तो चलते रहता है। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि बिहार की बहुत अच्छे। बिहार में जितने भी शहर हैं सभी जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर के यह देखना कि रियल टाइम हम ट्रैकिंग कर सके, यह देखना कि क्वालिटी एयर की अगर अच्छी नहीं है तो हम बाहर ना जाए, या सरकार अपने स्तर पर इन सब चीजों को लेकर के जो है योजना बना सके, इन सब के लिए एआई तकनीक यहां पर भी काम आ सकता है। कुल मिलाकर के हम निष्कर्ष क्या कह सकते हैं, हम चाहते हैं कि एक सुरक्षित बिहार बने, हम चाहते हैं कि एक सतर्क बिहार बने, और हम क्या चाहते हैं अंततः कि एक स्मार्ट बिहार बने, एक ऐसा बिहार बने जो इन तमाम उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़कर चले और एक नए बिहार का उदय हो। भीड़ नियंत्रण निश्चित तौर पर जनसंख्या है, किसान की सुरक्षा प्रायोरिटी पे होना ही चाहिए। आपदा प्रबंधन बिहार में सबसे अधिक परेशान करता आपदा तो प्रबंधन हो, और पर्यावरण की निगरानी भी हो जाए, एयर क्वालिटी वगैरह भी देख सके। तो कुल मिलाकर के अगर आप स्मार्ट बिहार चाहते हैं कमांड सेंटर में, तो आपको 2 चीजों पर काम किया है, एक एआई और दूसरा इसरो ने एआई का डेटा वगैरह का इस्तेमाल करते हुए अब आगे जो है इस संगम के वजह से आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि बिहार उन्नत राज्य में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आप लोग के लिए एक वही बात है कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अब चूंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे, अचानक से बेमौसम बारिश हुआ है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, या जिस गांव मोहल्ला उसका नाम लिख करके, जिस पंचायत का, कि वहां पर कितना बारिश हुआ है, कितने दिन तक अचानक से हुआ है या नहीं, क्या जल जमाव की समस्या हो गई, खास करके शहरी क्षेत्र में वाटर लॉगिंग होता है। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आप लोग इस खबर से कितने उत्साहित हैं कि आने वाले समय में अब इसरो की मदद से एआई के द्वारा बिहार सरकार मदद देगी और किसान के लिए, भीड़ नियंत्रण करने के लिए और एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, इसके अलावा आपदा से बचाने के लिए अब बिहार पूरी तरह से तैयार दिखेगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।